हेलो, क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट टॉपिक लेते हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। उसके ऊपर थोड़ा सा एज पर अफवा रूल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाई हुई है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, आपने जो पहले ये कंसेप्ट देखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। जैसे n इक्वल टू अगर आपके पास 2 हो क्वांटम नंबर के हिसाब से, तो l सब शैल कितनी होती है 0 और 1, 2 s और p। अगर n 5 हो, n 4 हो, n 4 हो, l होना चाहिए 0 1 2 3 s p d और f, s p d और f, ठीक है। अगर n होगा 6, l होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 s p d f g h, एस पी डी तो आगे एफ भी बनाया, डी भी बनाया, एच भी बनाया। तो हमें ये यहाँ पे बनाना था। तो यहाँ इतना ही शो क्यों किया गया, मैक्सिमम बुक्स के ऊपर इतना ही शो क्यों किया जाता है? थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि ऐसा ही होगा, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैं क्लियरेंस देना चाहता हूँ इसकी। आप देखिए एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 10 हो गए 14 में। हमने आगे की डैश लगाया है, 7 के आगे 8 लिख सकते हैं। फिर ये 36 हो गए 6 के हिसाब से, और ये 10 के हिसाब से 40 हो गए, और ये 14 हो गए। जब इनको हमने प्लस किया 14 36 40 और 28, आपके पास आ गया 118। ये 118 आ रहा है। यानी कि अब आपको समझ आया होगा कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर पीरियडिक टेबल जो दिया गया है, जो हमने 10th में पढ़ा हुआ है, उसमें 118 एलिमेंट ही हैं। तो 118 एलिमेंटों के लिए जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो मॉडल तैयार करना है, वो हमें जब यहां पे मिल जाता है तो हमने 118 के लिए ही ये तैयार करके रखा है। अगर 118 के आगे कुछ एलिमेंट आएंगे तो फिर हमें इसको आगे भी लेके जाएंगे, मतलब मेथड वही है, ठीक है। एनर्जी के हिसाब से मेथड वही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो आपको पता ही चल गया क्या होता है। 118 हमने क्यों रखे हैं, ये टोटल 118 आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब आप देखिए कि आपको पता है 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। ये मैं पिछली वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूं कि 3s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, ठीक है। इस तरह से चलते जाना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मान लेते हैं हम फास्फोरस की करनी है, फास्फोरस की करनी है। फास्फोरस की अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आ गई 15। कितनी आ गई? 15 आई। तो हम इसके हिसाब से चलेंगे एज पर 1s2 2s2 2p 6 3s2 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 3p 3 3p 3। ये आपकी आ गई फास्फोरस की, ठीक है। ये आ गई आपकी फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके हिसाब से अगर स्कैंडियम की करनी है वो है 21 में जाएंगे हम तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। कितने हो गए? 6 और 2 10, 6 और 2 8 8 और 2 10 10 और 2 12 12 और 6 18। 3p के बाद 4s 4s2 के बाद 3d, ठीक है। 3d में कितने आ गए? 21 के हिसाब से 3d में आ जाएंगे 1, ठीक है। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए 3p के बाद 3d आना चाहिए था पहले, यानी कि ये ऐसे होना चाहिए था, देखना चाहिए था 3d आना चाहिए था, फिर 4s। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पहले 4s को फिलअप किया गया, फिर 3d को फिलअप किया गया, ठीक है। 3d1 इसके हिसाब से। तो आप देखिए 4s की एनर्जी के हिसाब से 4s की एनर्जी कितनी है? n प्लस l का फॉर्मूला लगाना है, n4 प्लस l 0 4 आ गई। 3d की एनर्जी कितनी है? 3d की एनर्जी आप देखिए कितनी है? n3, ठीक है। और d कितना होता है? 0 1 2 s p और d, ठीक है। ये 5। इसकी एनर्जी ज्यादा और उसकी एनर्जी कम, इसलिए ये कम एनर्जी वाला, ये ज्यादा 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 ऐसे ऐसे करते करते इसमें आते जा रहे हैं। उसी के हिसाब से यहाँ पे एनर्जी के हिसाब से इसको अरेंज किया गया, ठीक है। 3 + 2 = 5। तो आई होप
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट जो है आपको समझ आया होगा, जो इसका इसी का मेन रोल है। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर जाना है। देखिए, और एक छोटा सा कंसेप्ट और देखिए, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। 24 के हिसाब से हम चलेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6, 24 के हिसाब से चलेंगे तो आपके पास आएगा, ठीक है, 3p6 और 3d, 4s2, देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 कितना हो गया, 18 और 2 20, 20 तो 4s के बाद आया 3d 4। यहां देखिए, यहां पे देखिए क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस है। यहां देखिए, आपको मैं जो कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, इसमें देखिए 3d4, मगर आप देखेंगे तो ये ऐसे आएगा, एक्चुअल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5, ठीक है, 4s1 एंड 3d5। अब यहां पे ऐसा क्यों हुआ? यहां पे हमारा कंसेप्ट आता है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। तो हमारा यहां पे फिलहाल आएगा कंसेप्ट हाफ फिल्ड का, तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां पे, ठीक है। तो हाफ फिल्ड एज पर हुंस रूल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल देखिए डी का 1 2 3 4 एंड 5। हाफ फिल्ड में इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे 1 2 3 4 और 5। एक ही स्पिन में 3d4 अगर आया यहां पे, तो एक स्पिन नहीं, यहां 4 ही फिल होने थे, एक वेकेंट रह जाना था, ठीक है। तो हाफ फील्ड में क्या होता है, इसकी सिमेट्री जो होती है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड में क्या होती है, सिमेट्रिकली होती है, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो सिमेट्रिकली हो जाएगी, ठीक है, सिमेट्रिकल शेप हो जाएगी, ठीक है। और ये बाकियों से ज्यादा स्टेबल होते हैं, बाकियों से ये क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पे 4s1 भी हाफ फील्ड हो गया और 3d5 भी क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4s2 क्या था, फुली फील्ड था, लेकिन 3d4 जो था वो ना फील्ड था ना ही हाफ फील्ड था। तो इस मामले में क्या था, स्टेबिलिटी जो थी वो कम थी, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर उन्होंने शेयरिंग करनी है तो इलेक्ट्रॉन की जगह भी बन गई जो आने वाले हैं, और 4s1 के लिए भी जो है जगह बनी। और साथ में ये भी देखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे खींचे जाएंगे। 3d है, हमने देखा जो 3d वाला है वो उसकी ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू 4s, ठीक है, इसलिए उसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो ये हुंस रूल के मुताबिक इसकी अब कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, आप सर्च करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपको 100 तक करके देखेंगे और ऐसा कुछ मिलेगा जहां पे 3d4 और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसको बुक्स में स्टार्स लगाए गए होंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में देखेंगे तो स्टार्स लगाए, तो वहां पे इस तरह का केस आएगा, ठीक है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाला, ठीक है। तो मैंने बताया आपको हाफ फील्ड में एक तो इनकी सिमेट्री जो होती है, इनकी जो शेप होती है वो सिमेट्रिकल होती है, और एक्सचेंज एनर्जी, ये एनर्जी आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। मोर स्टेबल देन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन, ठीक है। तो इनकी एनर्जी सेम है, अपनी पोजीशन को ये क्या कर सकती हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ईच सच एक्सचेंज लीड टू डिक्रीज इन एनर्जी नोन एज एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। ग्रेटर द नंबर ऑफ एक्सचेंज ग्रेटर द एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, जितनी ज्यादा ग्रेटर द नंबर ऑफ एक्सचेंज ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, हेंस ग्रेटर द स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन फुली फील्ड, ठीक है। फुली फील्ड तो ना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन हाफ फील्ड जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत भी है और देने की ताकत भी होती है, ठीक है। इज मैक्सिमम दस एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम, हेंस मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है एज कंपेयर टू अदर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अदर ऑर्बिटल्स क्या होती है कि वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट जो था हाफ फील्ड का, फुली फील्ड का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये मेरे ख्याल से आपको अब चैप्टर जो है ये क्लियरेंस हो गई है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, हर एक एलिमेंट्स की आप इस तरह के एलिमेंट्स देखेंगे और घर में प्रैक्टिस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमें ये मिलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो थोड़ा सा उसका मैं व्यू पॉइंट आपको दे दूंगा
कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपने 10th में पढ़ा हुआ है, एलिमेंट को क्लासिफाई करना क्यों जरूर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था लेवस्कर जो साइंटिस्ट था, उसने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल के हिसाब से डिवाइड किया। कईयों को मेटल कह दिया, कईयों को नॉन मेटल कह दिया, बिना देख के उसकी फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया। फिर आपने फेमस नाम सुना है डॉबनर का, डॉबनर ट्रायड, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा व्यू पॉइंट दे रहा हूं मैं इसका। डॉबनर ट्रायड में उसने 3 के ग्रुप्स बनाए और उसने कहा फर्स्ट और थर्ड वाले को प्लस करेंगे, जो उसका मीन है वो सेंटर वाले के बराबर आता है। तो कुछ हद तक सफल हुआ और ये चला इसमें एटॉमिक वेट के हिसाब से, कुछ हद तक ये सफल हुआ। ठीक है, और जो 3 एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी जो थी सेम आती थी, लेकिन कुछ हद तक ये चला। उसके बाद आपने पढ़ा है उसका ये फॉर्मूला जो था, ये कुछ हद तक जाने के बाद क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद हमारे पास लूथर मेयर्स की क्लासिफिकेशन भी आई। उसके बाद लूथर मेयर क्लासिफिकेशन आई। ठीक है, वो ग्राफिकली के हिसाब से चला, उसका फॉर्मूला भी जो था वो भी थोड़ी हद तक चला, उसके बाद वो चेंज हो गया। फिर उसके बाद एक और फेमस आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव उसने सुरों का सारे गामा के हिसाब से 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर पहले और 8वें में, दूसरे और 9वें में ऐसे करके जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टियां सेम थी, उनकी प्रॉपर्टियां सेम आती थी। ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टियां सेम होती, उनकी केमिकल प्रॉपर्टियां सेम होगी और एटॉमिक वेट के हिसाब से चला। लेकिन ये भी कुछ हद तक सफल हुआ, लेकिन फिर इसकी क्या होगी, डिफॉल्ट आ गया जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। फिर एक थोड़ा सा सफल हुआ जो वो था मेंडलीव जो था 68 एलिमेंट तक वो कवर कर गया। मेंडलीव जो फेमस चला, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था वो एटॉमिक वेट के हिसाब से चला। ठीक है, एटॉमिक वेट के हिसाब से चला और वो कम से कम 68 एलिमेंट्स तक, मिनिमम 68 एलिमेंट को अरेंज करने में सफल हो गया। उसने क्या था, उसने ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए थे, ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए थे। ग्रुप्स को उसने सब ग्रुप में चेंज किया था। ठीक है, और आपको पता है कि उसने जो अरेंजमेंट की थी वो एक ताश के पत्तों की टाइप रखी हुई थी और अपने दीवारों में उसने लगा के रखा हुआ था कि किस तरह से एलिमेंट्स जो उसने देखा था जिसकी प्रॉपर्टियां सेम है वो रखता गया वहां पे। ठीक है, और अरेंज करता गया और वेल अरेंज में आ गया, लेकिन ये भी कुछ हद तक सफल हुआ। ठीक है, कुछ हद तक ये सफल हुआ। उसके बाद ये इसका एज कम्पेयर टू अदर्स, इसका जो मेंडलीव का जो क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल था, ये मैक्सिमम हद तक जो है सफल रहा, लेकिन 68 एलिमेंट तक ये उसका डिस्कवर कर सका। और इसकी भी कुछ कमियां रह गई जो आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप 10th में जाएंगे, 10th में थोड़ा सा इसका व्यू पॉइंट लेंगे। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो मोस्टली के पीरियोडिक टेबल के साथ स्टार्ट होगा, जो फेमस चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लेके चलेंगे, उसके फीचर्स पहले हम स्टडी करेंगे। उसके फीचर्स तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो आज का पीरियोडिक टेबल आपकी बुक्स में है उसको आप स्टडी करोगे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, उसके फीचर्स के बारे में, उसकी पीरियोडिसिटी से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो थैंक यू, मुझे लगता है आपको इसका व्यू पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का थोड़ा सा समझ आया होगा। और साथ में जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिफिकेशन दी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और जब पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो केमिस्ट्री का एबीसी सिखाने वाला जो है वो पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल को अरेंजमेंट करना किस तरह से वो हुआ, जो आज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम चलेंगे, उसकी पीरियोडिसिटी, उसकी प्रॉपर्टीज के वो स्टडी करते आएंगे, वो सारा कुछ डिपेंड करेगा हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिफिकेशन के ऊपर। तो आप अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिफिकेशन का कंसेप्ट जो है क्लियर करेंगे, उसको देखेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिफिकेशन देखेंगे और फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का जो आपको व्यू पॉइंट दिया उसको थोड़ा सा देखेंगे और हम चलेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके ग्रुप्स को देखते हुए। ठीक है, और उसके पीरियड्स को देखें, 7 पीरियड्स हैं उसके, 18 ग्रुप्स हैं, हम देखेंगे हर एक पीरियड में कैसे कैसे चलता है और वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिफिकेशन के ऊपर से होगा। थैंक यू वेरी मच।